हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो हम आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मोनी है और मैंने एनआईटी वारंगल से बीटेक किया है। इससे पहले भी हमारे चैनल पे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन अपलोडेड हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो हमने इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो भी आपके एसएससी आईएमडी में सिलेबस दिया हुआ है, हम उसका सारा ही टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे थर्माइनिक इमिशन। नेक्स्ट पार्ट आएगा डायोड एंड ट्रायोड। फिर पीएन, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। एंड फोर्थ है रेक्टिफायर। ये 4 टॉपिक हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस को कर लेते हैं तो इतना सफिशिएंट है आपको फिजिक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा थर्माइनिक इमिशन। ठीक है, जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें थर्मल एनर्जी देनी होती होगी। तो कोई मेटल सरफेस है हमारा, इसमें अगर हमने थर्मल एनर्जी दिया और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे थर्माइंस कहते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है उसे थर्माइनिक इमिशन कहते हैं। लेकिन जो हमारा मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल में होते हैं, डिफरेंट लेवल में होते हैं। और जिस 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन के पास जितनी मैक्सिमम एनर्जी होती है उसे बोलते हैं फर्मी एनर्जी। और हमें इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी होती है, मान लेते हैं कि डब्ल्यू एनर्जी चाहिए, कि डब्ल्यू एनर्जी अगर हम देंगे तो ये मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। तो जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है डब्ल्यू माइनस ई एफ, जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये है हमारा वर्क फंक्शन। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन by virtue of giving the thermal energy, emission of electron due to absorption of thermal energy। सिंपल लैंग्वेज में थर्मल एनर्जी। अगर मान ले कि अगर हमने मेटल सरफेस पे एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा। वर्क फंक्शन से अगर हमने ज़्यादा दे दिया तो वो एनर्जी जो होगी ना, जब हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी होगी कितने के बराबर, जो कि हमने मान लीजिए टोटल एनर्जी ई दिया हमने, उस ई माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो हमें इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फिर इसका डिफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा डायोड एंड ट्रायोड। देखिए, 1948 से पहले आईसी इंजन जैसा कुछ नहीं था। तो उस वक्त जो बल्ब जलते थे ना, वो इसके कारण ही जलते थे, डायोड एंड ट्रायोड के कारण। लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती थी, तो इसलिए उसके बाद ये आईसी का ये इवॉल्व हुआ और फिर उसके बाद ये डायोड और ट्रायोड का अब यूज उतना नहीं होता है। डायोड क्या होता है, डायोड पढ़ने से पहले हमें वैक्यूम ट्यूब समझना पड़ेगा। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। वैक्यूम ट्यूब में ग्लास की सेल होती है,
ग्लास की सेल होती है, इसमें दो प्लेट होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं और एक को एनोड कहते हैं। ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है और ये मेरा न्यूट्रल होता है। इससे हम हीटर को ऐड करते हैं और हीटर से एक बैटरी ऐड करते हैं और यहाँ पे एक बल्ब को हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम हीटर के हेल्प से इस मेटल सरफेस को हीट करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा है कि थर्माइनिक इमिशन में क्या होता है, जब हम मेटल सरफेस को एनर्जी देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है जब वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है। और हमने यहाँ पे निगेटिव चार्ज से ऐड किया है, मतलब कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऐड किया है, तो इस सरफेस में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इसके निगेटिव टर्मिनल के कारण उसको भी रिपेल करेगा। तो मेटल सरफेस के पास एक तो रिपल्सन के कारण एनर्जी आ रही है और दूसरी एनर्जी आ रही है ये थर्मल एनर्जी। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल सरफेस को छोड़कर निकलने लगते हैं और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम करंट बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा ये बल्ब जल जाता है। देखिए इसमें कैथोड और एनोड दो हैं तो इसलिए इसको डायोड कहा जाता है। लेकिन इससे हमें इतनी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अब इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा ग्लास का सेल है, इसमें एक कैथोड है और ये एनोड है, इस पे एक ग्रिड लगा देते हैं। ग्रिड होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और सब बाकी अरेंजमेंट सेम ही होता है। बाकी अरेंजमेंट सेम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से जो निकल रहा था उसको ये सरफेस तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें देखिए 3 प्लेट यूज किया है तो इसलिए इसको ट्रायोड कहते हैं। ठीक है, और इस इन दोनों प्लेटों में, दोनों प्लेट या फिर दोनों सेल में क्या होता है, करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए वैक्यूम ट्यूब को वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है टेट्राओड। टेट्राओड इसमें क्या होता है, ये हमारा सेम है, सेम ही अरेंजमेंट है, एक कैथोड एक एनोड। अब यहाँ पे ग्रिड को 2 लगा दिया हमने, ग्रिड को 2 लगा दिया और दोनों पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे इसके अट्रैक्ट करने की पावर और बढ़ जाएगी और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। और इसमें हमने 4 प्लेटें यूज की है इसलिए इसे हम टेट्रोइड कहते हैं। अगर एक और यूज किया जाए, अगर यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा दिया जाए जो कि स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये इससे बाउंस होने लगता है, इलेक्ट्रॉन बाउंस होने लगता है, तो इसके कारण से एक हम निगेटिव चार्ज स्क्रीन लगाते हैं, तो जिससे कि वो बाउंसिंग इलेक्ट्रॉन की ख़त्म हो जाती है। और जब हमारा तीनों रहेगा तो उसे बोलेंगे पेंटरोड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए हमने अभी 2 टॉपिक कवर कर लिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएन डायोड। पीएन डायोड, पीएन डायोड पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर क्या होता है, जिससे हमारा करंट फ्लो करता है, करंट को ये फ्लो करने देता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिससे करंट फ्लो नहीं करता है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो मतलब कंडक्टर से तो कम होगा लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होगा, तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो एफी, सोना, इसका एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन,
और इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। ये हमारा है कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर ओवरलैप होता है तो वो होता है कंडक्टर। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड। ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो क्या होगा, तो वो सेमीकंडक्टर होगा। नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड और ये है हमारा वैलेंस बैंड। अगर ये एनर्जी गैप Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसे बोलते हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अल्फा। अल्फा की वैल्यू इसके लिए निगेटिव होती है। अल्फा होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अल्फा निगेटिव है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर विथ कोवैलेंट बॉन्डिंग, वो FCC होता है। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्रिटिज। देखिए इसकी कंडक्टिविटी कम होती है लेकिन अगर हम इसमें कुछ इम्प्रिटिज ऐड कर देते हैं तो कंडक्शन प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। और ये पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप में होते हैं। इसकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है Eg को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। .1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज कैरियर्स करंट किसके कारण फ्लो होता है इसमें, तो इसमें करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण। अब हमारे को जो पढ़ना है, दो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, एक होता है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। जर्मेनियम जब 12 होता है तो अगर हम इसका
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 2, 8, 18 और 4, इसका 14 होता है, इसका आ जाएगा 2, 8 और 4। अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ, ये है बैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। इसमें जो Eg की वैल्यू होती है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर Eg की वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो क्या होगा, मेटल है, सेमीकंडक्टर है, नॉन मेटल है, इस तरीके से। ये हमारा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और सिलिकॉन के लिए देखें तो हमारा वैलेंस बैंड है, हमारा कंडक्शन बैंड है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए इसमें जो है, इसमें जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा से थोड़ा बाहर है, क्योंकि देखिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद 18 होगा, फिर उसके बाद 4 है। मतलब कि इस पे जो प्रोटॉन के कारण फोर्स लग रहा है वो थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसकी Eg की वैल्यू कम है। और इसमें ये इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी Eg की वैल्यू ज़्यादा है। आप इस तरीके से, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। तो हम थोड़ा होल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। होल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने स्पेस छोड़कर चला जाता है तो वहां पे होल बन जाता है, उसे ही होल कहते हैं। तो होल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। होल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है इट एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इस इफेक्टिव मास more than electron. His mobility is less than electron. देखिए मोबिलिटी मतलब होता है कि वो कितना घूम सकता है। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसमें घूमने वो कम घूम सकता है। जो पतले लोग होते हैं वो ज्यादा तेज भाग सकते हैं, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी मोबिलिटी कम होगी। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू एच जो होता है वो कम होता है म्यू ई से। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर में अगर हम डोपिंग करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो डोपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए पहले तो एक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें डोपिंग नहीं किया, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये है हमारा प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें हमने डोपिंग नहीं किया है। तो जिस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ होल के और Ni के। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए इम्प्योरिटी जो होती है, देखिए नाम से लग रहा है एन, एन मतलब निगेटिव चार्ज। इम्प्योरिटी जो होगी इसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे।
ठीक है, हमारा जो सिलिकॉन है उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 4 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। लेकिन जो पेंटावैलेंट वाले होते हैं जैसे आर्सेनिक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो ये सिलिकॉन की गलियों में गया और ये इसने ऐसा कहा कि मेरे साथ तुम बॉन्ड बना लो, लेकिन ये तो 4 ही ले सकता है और 4 ही दे सकता है, लेकिन इसके पास तो 5 है। ये बोलेगा कि नहीं मैं तो 5 दे सकता हूँ। तो क्या होता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो क्या करेगा ये आर्सेनिक, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है उसको वो छोड़ देगा, उसको वो ऐसे ही छोड़ देगा, अबंडन कर देगा। और तो जितना हम आर्सेनिक की डोपिंग करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ पेंटावेलेंट डोपेंट आएंगे, डोनर आएंगे, उतने ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम बॉन्ड बनाए तो किस तरीके से बनेगा, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन को पहले मैंने दिखा दिया। अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये मैंने आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, यहाँ पे आर्सेनिक का है, ये आर्सेनिक का है, ये आर्सेनिक का है और ये आर्सेनिक का है। और इसको इससे 4 सिलिकॉन जुड़ेंगे, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का हो गया, ये सिलिकॉन का हो गया। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ होल से। देखिए सेमीकंडक्टर अगर जब प्योर रहता है ना तो उसमें क्या होता रहता है, ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में ये थे, ये बॉन्ड बने हुए हैं, उसमें क्या होता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन टूटता रहता है और वो होल में कन्वर्ट होता रहता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, यहाँ होल बन गया, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे होल बनता जाएगा। मतलब कि जब प्योर भी रहता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल होते हैं, लेकिन जब हमने आर्सेनिक की डोपिंग कर दी तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल से, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा डोनर एटम के, अप्रॉक्स नहीं इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि जितने आर्सेनिक की डोपिंग की उतने ही इलेक्ट्रॉन वो लीव करेगा और सिलिकॉन के साथ वो अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, पी मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसमें हम ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं, ट्राईवैलेंट, इसमें जो इम्प्योरिटी होता है वो ट्राईवैलेंट होता है। जैसे इसका एग्जांपल है बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम। और ये देखिए इसके पास ये, अगर मैंने यहाँ पे बोरॉन रख दिया और चारों तरफ सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के पास तो 4 है, ये मैंने सिलिकॉन के दिखाए हैं, लेकिन बोरॉन के पास तो 3 ही है। तो क्या होता है ना, ये इसके पास एक और चाहिए, तो जो दूसरा सिलिकॉन होता है, मान ले कि यहाँ सिलिकॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यहाँ पे होल बन जाता है। तो जितने बोरॉन आएंगे उतने ही होल क्रिएट होगा। तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका एक्सेप्टर एटम कहते हैं। तो इसमें पी टाइप में जो नंबर ऑफ होल होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हम एक बार और देख लेते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगा, होल के कारण भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर दूसरे जगह पे जाता है, जिसके कारण से होल क्रिएट होता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल पे आया। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो ये होल यहाँ पे मूव कर गया, तो मतलब होल भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है।
तो इसमें करंट किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। आई है करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई एच है करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ होल। मास एक्शन ला, मास एक्शन ला होता है Ne इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, या फिर इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम पी टाइप के लिए मास एक्शन ला लगाएं Ne इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, तो पी टाइप में हमारा नंबर ऑफ होल जो होता है वो एक्सेप्टर एटम के बराबर होता है। तो Ne इंटू एन ए इक्वल टू एन आई स्क्वायर, Ne हो जाएगा एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ए। इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। एन टाइप के लिए अगर हम मास एक्शन ला लगाएं Ne इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ डोनर एटम के बराबर होता है। क्योंकि इसमें हम पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हैं तो वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तभी वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। एन डी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी। अब हम एक बार तीनों को कंपैरिजन फॉर्म में देख लेते हैं, एक समरी कर लेते हैं। ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है। एक्सट्रिंसिक में दो तरह का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट किसके किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और होल के कारण होता है, ठीक है। और एन एन एच के बराबर होता है और एन आई के बराबर होता है। करंट को अगर सम लिखें आई प्लस आई एच, और ये इंटायर न्यूट्रल होता है। पी टाइप में हम इम्प्योरिटी क्या करते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इसमें करंट मेनली मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? होल्स होते हैं। मतलब करंट किसके कारण मेनली होता है? होल्स के कारण होता है, और ये भी इंटायरली न्यूट्रल है। और इसमें माइनॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में हम डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट की, इसमें मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल, और करंट मेनली होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, और ये भी इंटायरली न्यूट्रल है। अब हम मास एक्शन लॉ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्योर सिलिकॉन at 500 Kelvin has equal number of electron
and hole, concentration of 1.5 into 10 to the power 16 doping of increases NH 4.5 into 10 to the power 22. The doped semiconductor is off. ठीक है, इसमें डोपिंग इंडियम की गई है, तो इंडियम ग्रुप 13 का है। आपको क्या करना है, 13 ग्रुप के सारे एटम और 15 के सारे एटम याद कर लेने हैं। तो मतलब कि ये पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और यहाँ पे होल होगा मेजॉरिटी कैरियर। मास एक्शन लॉ लगाएंगे, एन ई इंटू एन एच एन आई स्क्वायर। एन एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो जितना डोप करेंगे उसके वैल्यू के बराबर एक्सेप्टर इंटू एन आई स्क्वायर। 5 है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। देखिए जब प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई होता है। तो एन आई की वैल्यू हमारी दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज NH टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। मतलब कि कितना किया है, Na की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। आप इसे सॉल्व करेंगे, एन ही आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 9। रेसिस्टिविटी and conductivity of semiconductor R equal to R naught 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा जो होता है वो निगेटिव होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। रो है हमारा रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो मीन्स अल्फा अगर निगेटिव है और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हमारा अल्फा अगर निगेटिव है और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी होती है 1 बाय रेसिस्टिविटी। करंट इक्वल टू होता है हमारा VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए है एरिया, एन है नंबर और ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आई बाई ए करेंगे एन ई इंटू वी डी। आई बाई ए इज नथिंग बट करेंट डेंसिटी, एन ई इंटू वी डी। अगर मैं इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखती हूँ और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए लिखती हूँ तो क्या आता है, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल इक्वल टू एन मान ले, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। तो जे आ जाएगा एन ई इंटू वी होल के कारण और वी इलेक्ट्रॉन के कारण। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे जे आ जाएगा एन ई इंटू वी एच और एन हो जाएगा होल के कारण, तो एन एच इंटू ई इंटू वी एच। अगर मैं इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए लिखूँ तो आ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ होल से, तो जे आ जाएगा हमारा ई एन ई इंटू वी ई।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं, ये है हमारा पीएन डायोड। जब हमने पी और एन को सैंडविच कर दिया, पी में हमारे होल्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स में, और एन में इलेक्ट्रॉन्स है हमारे मेजॉरिटी कैरियर में। रिवर्स बायसिंग में पी को निगेटिव से हम ऐड करते हैं और एन को पॉजिटिव से ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमारा निगेटिव है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है, और यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। तो जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड N2P है, और बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड भी N2P हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा हमारा जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब कि डिप्लेशन रीजन और भी वाइडन हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन की जो वाइट होगी वो हो जाएगा वाइडन। और अगर ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो को वो रेस्ट्रिक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो मेनली होगा यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अगर हम बैरियर हाइट का ग्राफ देखें, ये है अगर हमने बाइसिंग नहीं की है तो, और जब ये रिवर्स बाइसिंग आता है तो रिवर्स बाइसिंग में और पोटेंशियल बढ़ जाता है। अगर ये भी एज्यूम करती हूँ तो यह हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। क्यों ऐसा इंक्रीज हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ना, वो हमारा जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है। इसमें जो करंट का रेंज होता है वो हमारा आता है माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर में। अब हम पी टाइप और एन टाइप तो हमने देख लिए थे। अब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग को कंपैरिजन देख लेते हैं। यह है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये हमारा रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को हाई पोटेंशियल से ऐड करते हैं और एन को लो पोटेंशियल से। रिवर्स बाइसिंग में पी को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और एन को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर इसमें हमारा डिक्रीज होता है और इसमें पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है वाइथ, वाइथ ऑफ डिप्लेशन लेयर। इसमें हमारा डिक्रीज होता है, इसमें हमारा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट होती है वो मिली एम्पियर के रेंज में होती है, और यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर अगर हमने जर्मेनियम का यूज करके पीएन डायोड बनाया है और उसमें रिवर्स बाइसिंग की है, और नैनो एम्पियर में आएगा अगर हमने सिलिकॉन का यूज करके रिवर्स बाइसिंग किया है तो। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। यहाँ पे जो करंट होता है, करंट ड्यू टू, ये मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। यहाँ पे करंट होता है वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है।
यहाँ पे टाइप ऑफ करंट पूछा जाए, टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट मेजॉरिटी करंट के कारण हो रहा है तो वो डिफ्यूजन करंट होगा, और यहाँ पे हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा। अगर सिंबल देखें, ये P है और ये N है, इसको अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया तो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। P है और N है, इसको अगर नेगेटिव से कनेक्ट किया और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव से कनेक्ट करने का मतलब निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, ये हमारा रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। नी वोल्टेज, नी या फिर कट ऑफ वोल्टेज, देखिए नी वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, उतना वोल्टेज दिया जाए ताकि कि जितना जंक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उस वोल्टेज को ओवरकम कर दे। तो जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। अब इसके लिए तो नी वोल्टेज वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का, क्योंकि हम इसे रिवर्स बायस में यूज करते हैं। जर्मेनियम के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 25 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 35 वोल्ट। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ये मैंने P को पॉजिटिव, इनको नेगेटिव, तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है ना वो ऑलमोस्ट 0 कंसिडर किया जाता है, तो इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। इसका जो रेसिस्टेंस होता है उसको इन्फिनाइट कंसिडर करते हैं। RB मतलब रिवर्स बायसिंग, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कर्व ऑफ PN जंक्शन डायोड। देखिए इतना एक बार मैं बना देती हूँ फिर उसके बाद समझाती हूँ। ये है हमारा नी वोल्टेज और ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए ये है फॉरवर्ड बाइसिंग और इधर है रिवर्स बाइसिंग। जब तक नी वोल्टेज वो कट ऑफ वोल्टेज है जिस पे नी वोल्टेज हम समझते हैं, नी वोल्टेज क्या है, नी वोल्टेज द वोल्टेज एट विच external electric field due to battery is equal to the junction electric field। उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, जिस वोल्टेज पे अगर हम करंट को रिवर्स बायसिंग में अगर हम PN डायोड को यूज कर रहे हैं और जिस वोल्टेज के बाद अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो रीजन है ये जीनर ब्रेकडाउन का रीजन है और ये जो रीजन है वो अवलांचे ब्रेकडाउन का रीजन है। अभी हम समझते हैं ये दोनों ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। अभी हम दोनों को हम कंपेयर करके समझेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, नेक्स्ट होता है हमारा अवलांचे ब्रेकडाउन।
व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लेशन रीजन itself breaks due to very high reverse bias voltage. इसका मतलब है कि अगर हमने रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जो डिप्लेशन रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड है वो अपने आप ही टूट जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है और उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर थोड़ा सा भी करंट बढ़ाएंगे तो हमारा करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए ये जो होता है वो पीएन जंक्शन में होता है जिसमें हाई डोपिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डोपिंग होती है, उसमें होता है। और जिसमें थिन डिप्लेशन लेयर होता है। रिवर्स बायस में है तो डिप्लेशन लेयर तो होगा, लेकिन थिन डिप्लेशन लेयर है तो वहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ना हमारा पीएन जंक्शन डैमेज नहीं होता है परमानेंटली। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है तो डैमेज तो होगा ही, लेकिन डज नॉट डैमेज परमानेंटली। इसका यूज किया जाता है डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर में। डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कहाँ पे डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ब्रेकडाउन यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जीनर ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है? अवलांचे ब्रेकडाउन होता है जब पीएन जंक्शन लो डोपिंग होती है, लो डोपिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना डिप्लेशन लेयर के, वो माइनॉरिटी कैरियर के कोलिजन के कारण टूटते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर कोलिजन क्यों करते हैं? जब बहुत ज़्यादा हाई रिवर्स बायस वोल्टेज आ जाता है तो उसके कारण से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है वो, और उसी कारण से वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। देखिए जीनर ब्रेकडाउन के बाद अवलांचे ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि जीनर वोल्टेज से भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो अवलांचे ब्रेकडाउन होते हैं। जो वेरी है वो वेरी वेरी हाई, इसमें जो डिप्लेशन लेयर होता है, यहाँ देख लेते हैं, डिप्लेशन लेयर जो होता है वो थिक होता है, उसमें होगा ये। और यहाँ पे जो पीएन जंक्शन
का जो डैमेज होता है वो पीएन जंक्शन डायोड का, वो परमानेंटली होता है, क्योंकि कॉलिजन रिपीटेटिव कॉलिजन होता है तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है, +4 वोल्ट 1 किलो ओम और -6 वोल्ट। कंसिडर द junction diode is ideal. The value of current flowing through AB. देखें, अगर आइडियल है तो इसका रेसिस्टेंस 0 होगा, और ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ये +4 ज़्यादा है -6 से, मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस को हम 0 कंसिडर करते हैं। अगर ये नहीं भी दिया रहता ना तो भी हम समझ जाते हैं कि ये इसका रेसिस्टेंस 0 है। V = IR। पोटेंशियल हो जाएगा हमारा, देखिए 6 और 4 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो 4 में से 6 जाएगा तो 10 आ जाएगा। ये जो आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। और रेसिस्टेंस 1 किलो ओम है। हमारा जाएगा 10⁻⁻² एम्पियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कंसीडर द डायोड नॉन आइडियल। हैविंग पोटेंशियल 0.5 volt. The current in the circuit. A है 40 मिली एम्पियर, B है 20 मिली एम्पियर और C है हमारा 35 मिली एम्पियर और D है 30 मिली एम्पियर। देखिए अभी इसमें बोल रहा है कि नॉन आइडियल और उसका पोटेंशियल 0.5 है, तो अगर इसके अगेंस्ट 0.5 वोल्ट है तो कितना बचा, तो 3 वोल्ट इसके अगेंस्ट रहेगा, तभी तो टोटल हमारा 3.5 आएगा। अब लगाएंगे V = IR। 3 वोल्ट है करंट, रेसिस्टेंस कितना है 100, तो हमारा करंट आ जाएगा 0.03 एम्पियर। और इस ये हो जाएगा 0.03 इंटू, अगर 10⁻³ से गुना कर देंगे तो मिली एम्पियर में आ जाएगा, तो 30 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है हमारा प्रोटॉन और सी है मोबाइल आयन और डी है इमोबाइल आयन।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इमोबाइल आयन। जीनर डायोड का यूज हम रिवर्स बायस वोल्टेज में करते हैं। इसका यूज वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है और इसका सिंबल होता है इस तरीके का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जीनर डायोड पे। जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट 15 volt is used in a voltage regulator. The current through the diode is, देखिए 15 वोल्ट इसके अगेंस्ट है, तो इसके अगेंस्ट 5 वोल्ट रहेगा और इसके अगेंस्ट भी 15 वोल्ट रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। जीनर डायोड यही करता है, वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है। तो हमें अगर पूरा करंट निकालना हो, अगर इसमें करंट आई मान लिया, अगर मुझे निकालना हो तो V इक्वल टू आई आर, देन I इक्वल टू V बाई आर। 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 250 50। अगर मैं इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दूं तो 20 मिली एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है। और अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ I डैश, तो V इक्वल टू आई डैश आर। V यहाँ पे है 15 वोल्ट, I डैश आर 10 टू द पावर 3, मतलब I डैश है हमारा 15 मिली एम्पियर। इसमें 15 मिली एम्पियर है और यहाँ 20 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे आया 5 मिली एम्पियर। तो करंट थ्रू द डायोड करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर और जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर और जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं हम, में दो पी के बीच एक एन को सैंडविच करते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर, और इसको बोला जाता है इमीटर, बेस और कलेक्टर। और आपको हमेशा याद रखनी है कि इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्ट करना है और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो अगर इसकी कनेक्शन देखिए फॉरवर्ड बायस मतलब पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और रिवर्स बायस मतलब पी को निगेटिव से कनेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ बोले या फिर सॉरी ग्राफ नहीं, ये हमारा हो गया सर्किट। इस तरीके का होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें इमीटर है, ये बेस है और कलेक्टर है। इस तरीके से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम देख लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरीके का होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर हम डायग्राम देखें, ये एन है, ये पी है और एन है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, दो एन के बीच एक पी को सैंडविच करते हैं। ये हमारा इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। तो इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में करना है। फॉरवर्ड बायस मतलब पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, या फिर पूछेगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर किस पोटेंशियल से जुड़ा होता है, लो पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से, इस टाइप का। और हमें ये बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में करना है, मतलब पी को निगेटिव से करना पड़ेगा। ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है, ये मेरा बेस है, ये मेरा इमीटर है और ये मेरा कलेक्टर है। और इमीटर से करंट, जिसमें करंट का एरो दिखाया हुआ है वो मतलब इमीटर है। ये मेरा बेस और कलेक्टर है। नेक्स्ट हम इमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हमारा इमीटर है, ये बेस है और ये मेरा कलेक्टर है। ठीक है,
इमीटर का क्या काम होता है? यह इमीटर, यह चार्ज कैरियर इमिट करता है इनटू द बेस। चार्ज कैरियर इमिट इनटू द बेस, इनटू द बेस। और बेस क्या करता है? बेस ना, जैसे कि ये जो कमीशन नहीं खाता है, अगर हम समझे तो उस तरह क्या हो गया, इससे चार्ज कैरियर लेगा और कलेक्टर तक पहुंचा देगा। मतलब कि ये बिचौलिया टाइप का आदमी है बेस। और कलेक्टर क्या करता है? यह कलेक्ट करता है, कलेक्ट द चार्ज कैरियर फ्रॉम बेस। मतलब कि इमीटर डायरेक्ट कलेक्टर को चार्ज कैरियर नहीं दे रहा है, यह पहले बेस को दे रहा है और बेस कलेक्टर को सप्लाई कर रहा है। अगर मैं डोपिंग की बात करूं, इसको चार्ज कैरियर सप्लाई करना है तो इसमें डोपिंग हैवी होती है और इसमें थिन होती है, और इसमें नाइदर हैवी नॉर थिन। अगर साइज की बात करें तो इसकी साइज मॉडरेट होती है, इसकी साइज थिन होती है, थिन बोल सकते हो या इसे लाइटली डोप बोल सकते हो। और इसकी साइज बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा कलेक्टर ही होता है, लार्ज, लार्ज होता है इसकी साइज। देखिए इस पे क्वेश्चन आते हैं कि विच इज द मॉडरेटली डोप्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टर। विच इज द लार्जेस्ट इन साइज, तो उसका भी आंसर हो जाएगा कलेक्टर। नेक्स्ट है हमारा, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर को अगर हम इस सिंबल से दिखाना हो, इस सिंबल से इस तरीके से दिखा सकते हैं, उसको बोला जाता है एक्शन, एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी, इमीटर बेस कलेक्टर। तो इमीटर बेस को हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है और बेस कलेक्टर को हमें रिवर्स बायस में रखना है। तो इस तरीके से हम कर देंगे। इसी तरीके से सेम हो जाएगा एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपको यह सर्किट सिंबल पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप पहचान पाए। देखिए पी को मैंने निगेटिव से जोड़ा, एन को यहाँ पॉजिटिव से जोड़ा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस्ड, ये रिवर्स बायस, क्योंकि मीटर बेस होता है फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर होता है रिवर्स बायस। और जिसमें करंट शो हो रहा है वो हमारा इमीटर है। देखिए तीन तरह के कन्फिग्रेशन होते हैं, 3 कन्फिग्रेशन। एक होता है कॉमन इमीटर, सेकंड है कॉमन बेस, और थर्ड है हमारा कॉमन कलेक्टर। हमें पढ़ना है ये कॉमन इमीटर और थोड़ा सा कॉमन बेस पढ़ना है। सबसे पहले हम कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन देखते हैं। कॉमन इमीटर,
कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन करने का मतलब होता है कि उसको अर्थ कर दिया। ये बेस है, ये कलेक्टर है। देखिए ये बेस का है तो इसको भी बोल सकते हैं। एक हम इसमें लोड रेसिस्टेंस भी लगा देते हैं, लोड रेसिस्टेंस। और इसमें जो करंट आएगा वो मेरा माइक्रो एम्पियर के रेंज में होगा, और इसमें जो करंट आएगा वो मेरा मिली एम्पियर के रेंज में होगा। और यहाँ भी एक लोड रेसिस्टेंस लगा देते हैं, RC। ये मेरा RB लगाया, ये मैंने RC लगाया। इसके लिए ना कुछ टर्म्स होती है जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। पहला है इनपुट रेसिस्टेंस। देखिए इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, जो इनपुट क्या है, बेस से ही यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि हमने तो इमीटर को कॉमन कर दिया है। तो इस सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा वही इनपुट रेसिस्टेंस होगा। तो अगर हम देखें V इक्वल टू IR होता है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, बेस इमीटर वोल्टेज है। तो चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट और एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ये मेरा इनपुट रेसिस्टेंस। ये फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यही फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे। नेक्स्ट है आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस देखिए ये वाला जो है, ये आउटपुट वाला है, आउटपुट वाला सर्किट ये है। तो आउटपुट रेसिस्टेंस, इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो आउटपुट रेसिस्टेंस होगी। तो V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के अक्रॉस है। तो चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन कलेक्टर करंट और कांस्टेंट। देखिए जब मैंने इनपुट रेसिस्टेंस लिखा था तो कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज लिखा था। जब हमने आउटपुट रेसिस्टेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एट कांस्टेंट बेस करंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। It is defined only in active stage of a transistor. Active stage of ट्रांजिस्टर। इसको बीटा AC से हम करते हैं। AC मतलब एक्टिव स्टेज। डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। देखिए करंट एम्प्लीफिकेशन नाम से है कि कितना करंट को एम्प्लीफाई किया, मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो अगर हम आउटपुट करंट को अगर हम इनपुट करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना करंट को एम्प्लीफाई हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस। ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस, ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हम ऑसिलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जानना है। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस हमें वही जानना है। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, देखिए ट्रांजिस्टर का
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा एक्टिव स्टेट है, एक्टिव स्टेट है, और ये मेरा कट ऑफ स्टेट है, और ये मेरा सैचुरेशन स्टेज है। सैचुरेशन स्टेज तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है कट ऑफ स्टेज में और सैचुरेशन स्टेज में, और एम्पलीफायर की तरह काम करता है एक्टिव स्टेज में। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल देखने हैं। देखिए, इसके उससे पहले आपको इसमें लिखना आना चाहिए। मैं एक सर्किट बना रही हूँ, इमीटर को मैंने अर्थ किया है, और इसका पोटेंशियल VB है और इसका पोटेंशियल VC है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बाय KVL इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अगर हम KVL लगाते हैं 1 में और 2 में, अगर KVL मैंने 1 में लगाया, किरचॉफ्स वोल्टेज ला अगर हमने 1 में लगाया, 1 में, तो हो जाएगा VB, करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, IB इंटू RB माइनस VBE इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने अर्थ कर दिया, मतलब पोटेंशियल 0 है। अगर सेकेंड में लगाते हैं, VC माइनस IC इंटू RC माइनस VCE इक्वल टू 0। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और RC भी दिया हुआ है हमारा 4 किलो एम। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए, इसके लिए हमें बीटा निकालना है, मतलब IC बाई IB, मतलब IC चाहिए और IB चाहिए। अगर मैं इनपुट सर्किट में देखूं तो जो VI होगा वो IB इंटू RB होगा। VI है 20 वोल्ट, IB, RB है 500 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर मैं यहाँ से IB निकालूं तो आ जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर। फिर अगर मैं V नॉट इक्वल टू IC इंटू RC, V नॉट है मेरा 20 वोल्ट, IC निकालना है, RC है 4 इंटू 10 टू द पावर 3, IC 20 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या आ गया 5 मिली एम्पियर। अब मुझे बीटा निकालना है IC, IC है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और IB है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। जो सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 125। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब कुछ जो छोटे छोटे टर्म होते हैं वो देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया करेंट गेन बीटा, बीटा होता है IC बाई IB। ये किस लिए है,
ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। लेकिन अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछा जाए तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो बीटा हो जाएगा। देखिए आउटपुट तो हम कलेक्टर के अगेंस्ट ही लेंगे और यहाँ पे बेस कॉमन है तो इनपुट कहाँ देंगे, इमीटर में देंगे, तो IC बाई IE। नेक्स्ट टर्म होती है वोल्टेज गेन, और इसको बीटा से नहीं लिखते हैं, इसको हम अल्फा से लिखते हैं, इसका नया नेम है अल्फा। वोल्टेज गेन को AB से लिखते हैं हम, ये होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से ही मिलेंगे, तो मैं ये वोल्टेज गेन आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बता रही हूँ। आउटपुट हम किस में देख रहे हैं, कलेक्टर में देख रहे हैं, तो आउटपुट का वोल्टेज हो जाएगा IC बाई RC, और इनपुट दे रहे हैं हम बेस में, तो IB RB। IC बाई IB क्या है, बीटा है, और RC बाई RB ठीक है, बीटा इंटू, इसको लोड रेसिस्टेंस भी कहते हैं और इसको इनपुट रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो हमारा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है पावर गेन। पावर गेन होता है हमारा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। वोल्टेज गेन है V0 बाई VI, करंट गेन है हमारा IC बाई IB। इस आउटपुट IC इंटू RC, इनपुट IB इंटू RB, ये भी मैंने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही लिखा है। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से ही आते हैं। IC बाई IB, देखिए IC बाई IB जो है ये टर्म भी बीटा हो गई और ये टर्म भी बीटा हो गई, तो आ गया मेरा बीटा स्क्वायर। और RC को लिख सकते हैं लोड रेसिस्टेंस और RB को लिख सकते हैं इनपुट रेसिस्टेंस। तो पावर गेन आ गया मेरा बीटा स्क्वायर लोड रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेसिस्टेंस। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हैज ए वोल्टेज गेन of 50, input impedance of 100 ohm and output impedance of 200 ohm. The power gain of amplifier ऑप्शन है 500, बी है हमारा 1000, सी है 1250, डी है 50। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए कॉमन इमीटर है जब वोल्टेज गेन ऑफ 50, वोल्टेज गेन ऑफ 50 मतलब ए भी इक्वल टू होता है बीटा इंटू RL बाई RI। देन ये तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, तो ए भी है 50 इक्वल टू बीटा इंटू लोड रेसिस्टेंस, आउटपुट इम्पिडेंस 200, इनपुट इम्पिडेंस 100, देन बीटा आ गया मेरा 25। मुझे निकालना है पावर गेन। पावर गेन इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू लोड रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेसिस्टेंस। 25 into 25, load resistance means output impedance is 200, input resistance means 100, input impedance ये हमारा करेक्ट आ जाएगा 1250। देन करेक्ट आंसर है हमारा सी।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ए ट्रांजिस्टर is operated in common emitter configuration at Vc equal to 2V such that a change in the base current from 100 microampere to 300 microampere produces a change in collector current from 10 milliampere to 20 milliampere. The current gain is option A 50, option B 75, option C 100, option D 25. Transistor is operated in common emitter configuration as Vc equal to 2 volt such that change in the base current delta IB अगर मैं निकालूं 100 माइक्रो एम्पियर टू 300 माइक्रो एम्पियर, तो अगर मैं चेंज निकालूं तो 200 माइक्रो एम्पियर आया। प्रोड्यूसेस ए चेंज इन कलेक्टर करेंट 10 मिली एम्पियर, अगर चेंज निकालो तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। यहाँ से मेरा करंट गेन आ जाएगा, करंट गेन इक्वल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। डेल्टा IC 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 50। करेक्ट आंसर है ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।